गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभी इससे पहले फ्रिक्शन का बेसिक कंसेप्ट बताया, डिफिनीशन बताया, ठीक है। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, देखिए फ्रिक्शन का जो लॉ होता है वो जो है इसको हम एम्पिरिकल लॉज कहते हैं। दीज आर एम्पिरिकल लॉ। इसका क्या मतलब हुआ? फ्रिक्शनल लॉ जो है ये किसी थ्योरी पर डिपेंडेंट नहीं है या कोई डेरिवेशन पर डिपेंडेंट, ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड लॉज है, इसलिए इसको दिस लॉज आर एम्पिरिकल लॉज, ठीक है। ये कोई थ्योरी बेस्ड लॉज नहीं है या डेरिवेशन बेस्ड नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप समझिए, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये लॉज है क्या क्या, देखिए पहला है फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स हम आपको ऑलरेडी पहले पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स होता है। इस इसको हम फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, ठीक है। इसको जब इक्वल करेंगे तो F इक्वल टू हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन n। इसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो डिफाइन होता है वो हर पेयर ऑफ सरफेस के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। वो जब आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू दे दिया जाएगा इजी बनाने के लिए, ठीक है। या कुछ पेयर ऑफ सरफेस का फ्रिक्शन आपको बुक में दिया रहता है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे हर न्यूमेरिकल में आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू दे देगा, क्योंकि हर पेयर ऑफ सरफेस के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग होता है। स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग होता है, डायनामिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग होता है। सेम सरफेस पेयर ऑफ सरफेस के लिए स्टैटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन और डायनामिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। पहले यहाँ समझ लीजिए, जब हम इसको इक्वल करते हैं तो F इक्वल टू म्यू n। n हो गया आपका नॉर्मल फोर्स, F हो गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू हो गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, जो कि आपका अलग अलग पेयर ऑफ सरफेस के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। पहला लॉ क्या हो गया? फ्रिक्शनल फोर्स प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, उससे हमने F इक्वल टू म्यू n निकाल लिया, ठीक है। n आपका नॉर्मल फोर्स हो गया। दूसरा क्या चीज कहता है, देखिए दूसरा कहता है फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। दो सरफेस जो है कितने एरिया में कांटेक्ट में है उससे फ्रिक्शन को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एरिया ऑफ कांटेक्ट का, दो सरफेस का एरिया ऑफ कांटेक्ट से कोई लेना देना नहीं है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ मच एरिया दे कवर, दे आर इन कांटेक्ट। दो सरफेस कितने एरिया के कांटेक्ट में, इससे फ्रिक्शन को कोई लेना देना नहीं, ठीक है। दूसरा आप समझ गए। तीसरा है स्टैटिक फ्रिक्शन। आपके इससे पहले हमने आप टाइप ऑफ फ्रिक्शन में स्टैटिक और डायनामिक काइनेटिक फ्रिक्शन बताया। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होगा, ठीक है। तीसरा लॉ जो हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होगा। सेम दो पेयर ऑफ सरफेस के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन से, ठीक है। जब स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होगा तो इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बड़ा होगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से, ठीक है। अब देखिए
कोफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज ए कांस्टेंट फॉर सेम पेयर ऑफ सरफेस। ठीक है, दो पेयर ऑफ सरफेस है, उसके लिए हमेशा कांस्टेंट रहता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, लेकिन उसी सेम सरफेस के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन अलग होगा और डायनेमिक फ्रिक्शन अलग होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग होगा। ठीक है, सेम पेयर ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन डायनेमिक फ्रिक्शन अलग होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन अलग होगा। ये कंसेप्ट समझ, ये सब चीज आपको न्यूमेरिकल में दिया रहता है। ठीक है, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है। ठीक है, इसके बाद हम और एक फोर्स लेके आएंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल और डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।